हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। आप देखें, अब हम इस चैप्टर के एक डिफरेंट सेक्शन में जा रहे हैं। दिस इज अ डिफरेंट टॉपिक इनसाइड दिस चैप्टर, दिस इज इंटरेस्टिंग टॉपिक। जैसे कि आप सोच रहे होंगे शायद अभी तक कि यार हम इतने सारे सर्किट्स पढ़ रहे हैं, उनको नोडल्स एनालाइज कर रहे हैं, लूप्स एनालाइज कर रहे हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं, पर इसका मतलब क्या है, मतलब ये सब क्या काम आता है? तो कुछ लोग तो बोलेंगे अच्छा एग्जाम में आता है इसलिए हम कर रहे हैं। नो नो, एग्जाम में क्यों आता है? तो क्या इंपॉर्टेंस, कुछ प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस होगा ना इन सब का? तो है, इन सब सर्किट्स का बहुत प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस है। तो उसमें से एक इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मैं आपको यहां बताने वाला हूं, एंड दैट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। जैसे कि मैं एक सिंपल सा सर्किट लूं, तो ये सर्किट है सिंपल सा, इसमें ऑब्वियसली कुछ इस तरीके से करंट फ्लो करेगा, तो इस रेजिस्टर से करंट पास करेगा कुछ आई। नाउ व्हाट हैपेंस कि इस सर्किट में, इस रेजिस्टर में जब ये करंट फ्लो करता है तो इसमें हीट प्रोड्यूस होती है, इसमें हीट प्रोड्यूस होती है। तो ये हीट कैसे प्रोड्यूस होती है और कितनी प्रोड्यूस होती है, उसके लिए मैं इस रेजिस्टर का सिंबल हटा के प्रॉपर कंडक्टर बना रहा हूं, लाइक दिस। अब देखें आप, इसमें करंट अगर ऐसे फ्लो कर रहा है तो वी वेरी वेल नो कि एक्चुअली इसमें इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन जैसा हमने पहले भी बात की थी बिल्कुल शुरुआत में, कि क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है तो सिचुएशन को एनालाइज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो कई बार हम ऐसा सोच लेते हैं कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है, हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं। तो हमने बात की थी कि इससे एनालिसिस करना जो है वो आसान हो जाता है, एनालिसिस करना आसान हो जाता है, लेकिन जो हमारा रिजल्ट है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, रिजल्ट अभी भी बिल्कुल सही आएगा। तो आप देखें इसमें हीट कैसे प्रोड्यूस होती है, इट्स वेरी सिंपल। जब ये पॉजिटिव चार्ज इस कंडक्टर्स के अंदर पास करता है तो एक जिगजैग पाथ में मूव करता है, कोलाइड करते हुए मूव करता है, तो यहां कोलिजन्स होता है, कोलिजन्स, तो कोलाइड करते हुए अंदर जाता है, तो उन कोलिजन्स के कारण हीट प्रोड्यूस होती है, उन कोलिजन्स के कारण हीट प्रोड्यूस होती है इसमें, और ये गर्म हो जाता है। अब ये निकालना चाहते हैं कि इसमें कितनी हीट प्रोड्यूस होती है, तो उसके लिए आप बैटरी को देखें जरा। ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये ऐसे मूव कर रहा है, इधर आया, ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस बैटरी को क्रॉस कर रहा है इस तरीके से। तो सपोज करो किसी भी टाइम टी में क्यू चार्ज ने क्रॉस कर लिया, किसी भी टाइम टी में क्यू चार्ज ने क्रॉस किया बैटरी को। अब ध्यान दें, जब ये बैटरी को क्रॉस कर रहा है तो इट इज मूविंग फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। ये बैटरी का निगेटिव टर्मिनल है, लो पोटेंशियल, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, हाई पोटेंशियल। तो ये जो क्यू चार्ज है वो लो से हाई पोटेंशियल जा रहा है, तो यहां पे इसकी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ रही है, दैट विल बी रिटन एज क्यू इंटू सॉरी वी इंटू क्यू, दिस फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैट्स। तो इलेक्ट्रोस्टैट्स में हमने पढ़ा था कि चेंज इन पोटेंशियल इज चेंज इन पोटेंशियल इंटू क्यू। तो चार्ज जब यहां से आ गया तो इसका पोटेंशियल इतना चेंज हुआ, तो इसको इतनी पोटेंशियल एनर्जी मिली है, इतनी पोटेंशियल एनर्जी मिली है, तो कहां से मिली है? तो ये जो बैटरी है, ये बैटरी जो है वो वर्क कर रही है इस चार्ज पे। तो वी कैन से दैट वर्क डन बाय बैटरी इक्वल्स टू वी इंटू क्यू, वर्क डन बाय बैटरी इज वी इंटू क्यू। तो अगर मैं इक्वेशन को टी से डिवाइड कर दूं तो दिस विल बी कॉल्ड पावर ऑफ द बैटरी। तो विल से पावर ऑफ द बैटरी इक्वल्स टू वी इंटू आई, क्यू बाई टी जो है वो आई हो जाएगा। पावर ऑफ द बैटरी का मतलब क्या है? वर्क डन बाय बैटरी पर यूनिट टाइम, दैट इज वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी पर यूनिट टाइम। अब देखिए हम क्या करेंगे, और हम यहां पे एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। और एनर्जी कंजर्वेशन से हम बोलेंगे बैटरी जितना वर्क कर रही है उतना ही हीट यहां पे प्रोड्यूस हो रहा है। तो वी कैन से हीट प्रोड्यूस्ड इन यूनिट टाइम इक्वल्स टू वी इंटू आई। तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं पावर पी इक्वल्स टू वी इंटू आई। तो पी का मतलब है हीट प्रोड्यूस इन यूनिट टाइम। तो ये हमारे पास हीट आ गया, दैट इज वी इंटू आई।
और यही फॉर्मूला है वर्क डन ऑफ बैटरी का भी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और जितना बैटरी वर्क कर रही है उतना ही हीट प्रोड्यूस हो रहा है. ये जो फॉर्मूला है आपको पता होगा, इसको हम थोड़ा मॉडिफाई करके भी लिख सकते हैं. और यहां पे ओम्स लगाए हम तो V को लिख सकते हैं IR. तो यहां से हमारे पास आ जाएगा I²R. तो ये भी फॉर्मूला हो गया एक. अब इसी फॉर्मूले में अगर हम ओम्स लॉ I के लिए लगाते हैं, I के लिए, तो वहां पे हम लिखते हैं V/R. तो ये हो जाता V²/R. तो यानी हीट प्रोड्यूस का ये भी एक फॉर्मूला है जो आपको याद होना चाहिए, और ये भी एक फॉर्मूला है जो कि आपको याद होना चाहिए. तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए यहां पे 2-3 चीजें कि बेसिकली वर्क डन बाय बैटरी V × I आया था. वर्क डन बाय बैटरी इज V × I. वही हीट प्रोड्यूस हो रही है. तो ये बेसिक फॉर्मूला है हीट प्रोड्यूस का. दिस इज अ फंडामेंटल फॉर्मूला जो डेरिवेशन से है. उसके बाद ये जो फॉर्मूला है और ये जो फॉर्मूला है ये तो उसमें ओम्स लगाने के बाद है, बट ये भी आपको याद होना चाहिए. तो जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है इस हीटिंग इफेक्ट का. तो उससे कुछ एग्जांपल्स यहां पे बनाए मैंने. जैसे बल्ब जो जलता है, बल्ब वो कुछ नहीं होता है, एक रेजिस्टर ही होता है. इसको फिलामेंट बोलते हैं. जब इससे करंट फ्लो करता है तो ये हीटेड हो जाता है, फिलामेंट बिकम्स हॉट. और ये ऐसी चीज का बना होता है कि इसकी प्रॉपर्टी होती है कि गर्म होने के बाद ये चमकने लगता है, ग्लो करने लगता है, तो हमें लाइट मिलती है इससे. So that is how bulb works. और भी बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे कि रूम हीटर्स. विंटर्स में आपने रूम हीटर यूज किए होंगे, तो उसमें भी क्या होता है, उसमें रेजिस्टर होता है बहुत बड़ा सा, उसमें करंट फ्लो करता है, और इसमें करंट फ्लो करने पे गर्म हो जाता है, तो हमें हीटिंग मिलती है. जैसे कि विंटर्स में आपने पानी गर्म करने के लिए कुछ ऐसा डिवाइस यूज किया होगा, वो भी क्या है, इसी का एग्जाम्पल है. ये रेजिस्टर होता है बेसिकली, इसमें करंट फ्लो करता है तो ये गर्म हो जाता है. और ये भी बहुत कॉमन एग्जांपल है, कपड़े आयरन किए होंगे आपने, तो उसमें भी क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम आयरन गर्म हो जाता है और उसके हेल्प से हम कपड़े आयरन करते हैं. आप देख सकते हैं दीज आर सम बेसिक प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ दिस चैप्टर. और भी बहुत हाई प्रोफाइल एप्लीकेशंस होते हैं जो कि हम तो अभी नहीं देख पाएंगे. देखें ये सिंपल सा एग्जाम्पल करें, पर इसमें कुछ छोटे पॉइंट्स हैं जो ध्यान में रखने बहुत जरूरी है. सिंपल सर्किट आपको दिख ही रहा है. इसमें हमें बैटरी का वर्क डन निकालना है पहले पार्ट में, पावर ऑफ बैटरी. तो पावर ऑफ बैटरी हम कैसे निकाल सकते हैं, इट्स सिंपल, दैट विल बी V × I, जैसा कि हमने देखा. तो बैटरी का जो पावर है V × I होगा, V तो 10 होगा ही, और इस सर्किट में जो I है, I करंट जो फ्लो कर रहा है बैटरी के थ्रू, वो कितना होगा. तो I विल बी सिंपली 10 डिवाइड बाई 2 + 3, that will be 2 ampere. तो V that is 10, I that is 2. तो पावर ऑफ द बैटरी आ गया 20. अब पावर की यूनिट शायद आपको पता हो, दैट इज वॉट. पावर की यूनिट थी वॉट. तो ये पावर ऑफ बैटरी आ गई. सेकेंड पार्ट में यू हैव टू फाइंड हीट प्रोड्यूस अक्रॉस 3 ohms इन यूनिट टाइम. इस रजिस्टर के क्रॉस हीट प्रोड्यूस निकालना है इन यूनिट टाइम. तो उसको मैं सिंपल P से डिनोट कर देता हूं. तो कैसे निकाल सकता हूं मैं उसको, तो आई कैन राइट P = V × I. 3 फॉर्मूले आपको याद हो तो V × I से कर सकते हैं. तो V × I. अब देखें यहां पे लोग कई बार गलती करते हैं, तो V लिखने के लिए यहां पे भी 10 लिख देते हैं. क्या यहां पे मैं V की जगह पे 10 लिख सकता हूं, 10I ऐसा लिख सकता हूं? नो, दिस इज रॉन्ग. ये गलत है. क्यों गलत था वो, क्योंकि V × I जब आप लिख रहे हैं तो दिस V हैज टू बी पोटेंशियल डिफरेंस across resistor, and this I has to be current through resistor. मतलब ये V जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस ये वाला V होना चाहिए जो रेजिस्टर के क्रॉस है, और जो I होना चाहिए वो रेजिस्टर का करंट होना चाहिए. ऐसा नहीं कि P = V × I लिखना है रेजिस्टर के लिए तो दुनिया में कोई भी V ले लिया आपने. जो 10 है वो तो बैटरी का पोटेंशियल है, हमें इस रेजिस्टर के क्रॉस का पोटेंशियल लेना है. तो फ्रॉम हियर वील गेट V की जगह पे इसका पोटेंशियल, इसके क्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो हमने देखा है कैसे निकलता है. दैट विल बी 3 डिवाइड बाई 2 + 3 इंटू 10. ये होगा ये पोटेंशियल इंटू I. तो ये होगा 2 एम्पियर, क्योंकि पूरे सर्किट में
सेम ही करंट फ्लो करेगा 2 एम्पियर का, तो इंटू 2. सो दिस विल बी माई आंसर, दिस विल बी माई आंसर. ध्यान रखें आप, इसको सॉल्व करने पे ये 12 वॉट आ जाएगा, 12 वॉट. इसको हम दूसरे मेथड से, दूसरे फॉर्मूले से निकाल सकते थे. सारे फॉर्मूले से निकाल के हम देखेंगे एक बार. आई स्क्वायर आर, तो इस फॉर्मूले से हम निकालें तो व्हाट इज आई? आई इज करंट थ्रू दिस रेजिस्टर, सो दैट इज 2. एंड व्हाट इज आर? आर ये रेजिस्टेंस, दैट इज 3. तो दिस विल अगेन बी 12 वॉट. और तीसरा एक और एक्सप्रेशन जो था उससे हम निकालें तो वी स्क्वायर बाई आर. तो V, यही इसमें गलती होती है फिर से. V जो है वो क्या लेंगे हम? इस रेजिस्टर के क्रॉस का V. सो दैट विल बी 3/2 + 3 होल स्क्वायर. ये V स्क्वायर हुआ मेरा. सॉरी, ये थोड़ा गलत हो गया है. तो V की जगह पे हम लिखेंगे 3/2 + 3 × 10. दिस इज एक्चुअली V. V स्क्वायर डिवाइड बाई R, दैट इज 3. और आप इसको सॉल्व करेंगे केयरफुली तो यू विल वंस अगेन गेट 12. आप देख सकते हैं तीनों फॉर्मूले से सेम आंसर है, बट आपको ध्यान रखना है कुछ बातें जो मैंने आपको बताई है. एक चीज आप और भी देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो बैटरी का वर्क डन है वो 20 आया था, और हीट प्रोड्यूस इन दिस जो है वो 12 आया. दिस इज वेरी लॉजिकल. व्हाई इट इज लॉजिकल? क्योंकि इस क्वेश्चन में बैटरी जो वर्क कर रही होगी वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा. 3 ohms में हीट बनेगी और 2 ohms में भी हीट बनेगी. तो हमने तो सिर्फ 3 ohms का हीट निकाला है, दैट इज 12 वोल्ट. ओके, अभी ये सिंपल सा क्वेश्चन करें. इसमें 3 सर्किट्स हैं, 1 2 3, और ये बल्ब्स हैं. दीज आर बल्ब्स. ये बल्ब्स हैं जो ग्लो करेंगे, चमकेंगे. ऑल बल्ब्स हैव सेम रेजिस्टेंस. ये दिया हुआ है कि सारे बल्ब्स का रेजिस्टेंस जो है वो सेम है. तो हमें हर पार्ट में बल्ब्स की ब्राइटनेस रेट करनी है कि कौन बल्ब ज्यादा ब्राइटली ग्लो करेगा और कौन कम. तो देखें, सबसे पहले ये देखें, इसको आप नोडल से सोचें. यहां पोटेंशियल हम 0 लेंगे तो यहां E हो जाएगा. ई इज द ई ऑफ द बैटरी. यहां भी E और फिर यहां भी. यहां 0 तो यहां भी 0 और यहां भी 0. अब देखें, इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस भी है. तो यहां पे आप पावर का फॉर्मूला V स्क्वायर बाई R यूज करें. तो V दोनों के क्रॉस सेम है और R भी सेम है. इसका मतलब P1 = P2. मतलब दोनों में सेम पावर हो रहा है, दोनों में सेम हीट प्रोड्यूस हो रही है, दोनों की ब्राइटनेस भी सेम होगी. ब्राइटनेस जो होती है वो पावर से रिलेटेड होती है. ब्राइटनेस इज रिलेटेड टू पावर. मोर पावर, मोर ब्राइटनेस. ओके, नाउ लेट्स लुक एट दिस. इसमें आप देखें कि दोनों सीरीज में तो सेम करंट फ्लो करेंगे. तो यहां पावर का ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, I स्क्वायर R. आई दोनों में सेम है, आर भी सेम है. इसका मतलब दोनों की पावर सेम होगी, दोनों का ब्राइटनेस भी सेम होगा. अब ये चीज भी नोट करें कि यहां पे मैंने ये फॉर्मूला का इस्तेमाल किया और यहां पे, तो जो फॉर्मूला जहां ज्यादा कन्वीनियंट लगे आपको वो आप यूज करें. हालांकि आप कोई भी फॉर्मूला यूज करेंगे तो आंसर तो सेम ही आएगा. यहां देखें, ये भी आसान ही है लेकिन बाकी दोनों से थोड़ा ज्यादा एडवांस्ड. पहले 1 और 2 को देखें. तो इसमें जो करंट आई होगा वही करंट आई इसमें भी होगा. दोनों में सेम करंट. सिंपल सी बात है सीरीज में. तो इसका मतलब P1 विल बी इक्वल टू P2. इसकी बात करें. अब इसके बाद कई तरीके से की जा सकती है. नोडल यूज करेंगे तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आएगा. यहां पोटेंशियल 0 ले लेता हूं तो यहां का भी 0, यहां का भी 0. यहां का पोटेंशियल अगर मैंने E ले लिया तो यहां का भी पोटेंशियल E और यहां का भी पोटेंशियल E. अब ये थर्ड वाला है बल्ब है, पावर 3. तो वो अगर मैं लिखूं तो दैट विल बी V स्क्वायर बाई R से E स्क्वायर बाई R. और ये जो पहले वाला बल्ब है फॉर एग्जांपल, उसका पावर अगर मैं लिखूंगा इस फॉर्मूले से V स्क्वायर बाई R से. अब देखिए, इसके क्रॉस V कितना है. इसके क्रॉस तो V मैंने E के बराबर लिख दिया. इसके क्रॉस V कितना होगा? क्या ये भी E के बराबर है? नहीं, ये E से कम होगा, क्योंकि E पोटेंशियल तो इन दोनों बल्ब को मिला के उनके क्रॉस है. इसके क्रॉस जो पोटेंशियल है दैट विल बी लेस देन E. तो क्लियरली यू कैन सी फ्रॉम हियर कि P3 इज ग्रेटर देन P1. और ये तो हम पहले बात कर चुके हैं कि P1 और P2 क्या है बराबर. तो ये हमारा आंसर हो गया. इसका मतलब ये ब्राइटेस्ट होगा. ब्राइटेस्ट, दिस इज ब्राइटेस्ट.
ओके, सो लेट्स डू दिस क्वेश्चन. इसमें एक सर्किट दिया हुआ है, आपको R1 निकालना है और R2 निकालना है. फाइंड R1 R2. गिवन इज ऑल बल्ब्स ग्लो इक्वली ब्राइट. सारे बल्ब जो है वो इक्वली ब्राइट ग्लो कर रहे हैं. तो इसका मतलब क्या है? सब इक्वली ब्राइट कर रहे हैं. इसका मतलब अभी ये है कि सबका पावर सेम है, सेम पावर. ओके, इसका यूज करते हुए हम R1 R2 निकालते हैं. तो पहले तो आप इन दोनों को ही देखें. इन दोनों को अगर देखें तो दोनों सीरीज में है, तो दोनों में करंट सेम होगा. तो हम लिख सकते हैं P1 इक्वल्स टू I R1 स्क्वायर एंड P2 इक्वल्स टू I R2 स्क्वायर. एंड एज P1 इक्वल्स टू P2, सो इट क्लियरली मीन्स दैट R1 इज इक्वल्स टू R2. तो पहले ये तो आ गया हमारे पास कम से कम कि दोनों रेजिस्टर जो है वो सेम है, दोनों सेम है. अब इनकी वैल्यू कैसे निकालें? तो इसमें आप नोडल कर सकते हैं चाहे तो. अगर आप नोडल लगाएं तो सपोज करें यहां पोटेंशियल हमने 0 ले लिया है और यहां पोटेंशियल E है. E यहां पोटेंशियल 0, यहां E. तो यहां भी 0 होगा और यहां भी E होगा पोटेंशियल. यहां जो बीच वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, यहां क्या लगता है आपका पोटेंशियल? अब क्योंकि दोनों रेजिस्टर आइडेंटिकल है, तो यहां पे जो पोटेंशियल है दैट शुड बी E/2. यहां पे E/2 पोटेंशियल होगा, ताकि इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस हो वही पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस भी हो. सही बात. अब आप क्या करें कि P2 और इसको रेजिस्टर 3 बोल लें और P3, इन दोनों के पावर को इक्वेट कर दें, क्योंकि सब में पावर सेम है तो इन दोनों का पावर सेम होना चाहिए. तो P2 को हम लिख सकते हैं E/2 होल स्क्वायर अपॉन R2. V स्क्वायर बाई R यूज कर रहा हूं. P3 को लिख सकते हैं इसका पावर E स्क्वायर बाई R3. तो फ्रॉम हियर विल गेट 1/4, E कैंसिल हो गया, R2 इक्वल्स टू 1/R3. So from here we get R2 equals to R3/4, and that is 10/4 ohms. So that is our answer. Rating और स्पेसिफिकेशन ऑफ बल्ब. मार्केट में जो बल्ब्स आते हैं, बल्ब्स, उनके ऊपर तो नंबर्स लिखे होते हैं जनरली, एक वोल्ट में और एक वॉट में. तो ये जो नंबर्स होते हैं इनको हम रेटिंग और स्पेसिफिकेशन बोलते हैं. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर इस बल्ब को आपने एक बैटरी के क्रॉस कनेक्ट कर दिया, इसका पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट है, तो इस बल्ब में जो हीट प्रोड्यूस होगी, इसका जो पावर होगा दैट विल बी 60 वॉट. ये मतलब होता है इसका. कई बार क्वेश्चन में आपको ऐसे रेटिंग दी हुई होगी, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के हिसाब से तो आपको ये समझना है कि इन दोनों की हेल्प से हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं. रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं इस बल्ब का. कैसे निकाल सकते हैं आप देखें. जो पावर होता है उसको हम लिख सकते हैं V स्क्वायर बाई R. तो वी कैन से कि R इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई P. ये इस तरीके से हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं इस एक्सप्रेशन को यूज करके. जैसे कि इस केस में जो रेजिस्टेंस होगा इस बल्ब का दैट विल बी 220 स्क्वायर डिवाइड बाई 60. तो ये जो आएगा वो इस बल्ब का रेजिस्टेंस आएगा. जैसे देखें एक क्वेश्चन करते हैं अपन. ओके, सो 2 पार्ट है क्वेश्चन के. फर्स्ट पार्ट में 2 बल्ब सीरीज में और यहां पे 2 बल्ब पैरेलल में. ऐसा दिया हुआ है कि सेम V रेटिंग फॉर ऑल. सबकी वोल्टेज रेटिंग जो है वो हमें सेम लेनी है. तो बताना क्या है, विच बल्ब ग्लोज ब्राइटर. तो कौन सा बल्ब ब्राइट ग्लो कर रहा है, बोथ द केस में ये बल्ब बताना है. तो क्या करेंगे आप देखें, सिंपल ही इसका सोल्यूशन. तो मैंने आपको बताया कि रेटिंग दी हुई हो तो यहां पे वोल्टेज रेटिंग सेम लेनी है और पावर रेटिंग दी हुई है. तो अगर रेटिंग दी हुई हो तो आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं. तो बस वही काम करेंगे हम. तो अगर हम रेजिस्टेंस निकालेंगे तो रेजिस्टेंस ऑफ 60 वॉट, 60 वॉट वाल का जो रेजिस्टेंस होगा दैट विल बी V स्क्वायर अपॉन 60 यहां से. और जो मेरे पास 100 वॉट का बल्ब है ये वाला, उसका रेजिस्टेंस आ जाएगा V स्क्वायर डिवाइड बाई 100. ऐसे कुछ, ये दोनों का रेजिस्टेंस आ गया. अब पहले पार्ट को मैं सॉल्व करूं तो आप देखें ये दोनों सीरीज में, तो दोनों में करंट सेम होगा. तो यहां पे आप पावर का फॉर्मूला लगाए I स्क्वायर R. तो यहां से 60 का पावर आ जाएगा हमारे पास I स्क्वायर V स्क्वायर बाई 60 और 100 का पावर आ जाएगा
I square V square upon 100. You can clearly see कि power of 60 volt is more than power of 100 volt. इसका पावर ज्यादा है, यानी कौन ज्यादा ब्राइटर ग्लो करेगा? दिस. सो दिस बल्ब विल बी ब्राइटर, ये ब्राइटर होगा. सिंपल. अब सेकेंड पार्ट करते हैं. ये अगर हम करें तो इसमें दोनों में जो करंट होगा, इन दोनों में, वो अलग अलग हो सकता है. ये पैरेलल है, दोनों में करंट अलग अलग हो सकता है. इसमें I1 और इसमें I2. तो इसमें ये I स्क्वायर R वाला फॉर्म हम चाहे तो यूज कर सकते हैं, उससे भी आंसर आएगा, बट कॉम्प्लिकेट हो जाएगा. तो हमारे पास तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं ना. आप यहां पे पावर इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई R वाला फॉर्मूला यूज करो, क्योंकि यहां पे अगर हम पोटेंशियल जीरो ले ले तो यहां भी जीरो और यहां E, तो फिर यहां भी. तो इसका मतलब है कि दोनों बल्ब के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम है, इसके क्रॉस भी और इसके क्रॉस भी. तो V कांस्टेंट है, तो यहां सोचना आसान होगा. तो पावर अक्रॉस 60 कितना आ जाएगा मेरे पास? V स्क्वायर बाई R से, तो दैट विल बी E स्क्वायर डिवाइड बाई R. तो दैट विल बी V स्क्वायर इंटू 60. और पावर अक्रॉस 100 वॉट, दैट विल बी अगेन बाय दिस फॉर्मूला E स्क्वायर V की जगह पे और R की जगह पे V स्क्वायर बाई 100. अब आप देखें दोनों को, किसका पावर ज्यादा है? तो क्लियरली पावर ऑफ 100 इज ग्रेटर देन पावर ऑफ 60. तो इस केस में 100 का पावर ज्यादा है, मतलब कौन ब्राइटर होगा? दिस बल्ब विल बी ब्राइटर. सॉरी, गलत बना दिया मैंने. दिस बल्ब विल बी ब्राइटर, 100 वॉट वाला. यहां पे आप चाहें तो एक और इंटरेस्टिंग बात ध्यान में देख सकते हैं कि जब ये दो बल्ब्स सीरीज में कनेक्टेड थे, सीरीज में, तो कम पावर रेटिंग वाला बल्ब ज्यादा ब्राइट है. और जब यही दोनों पैरेलल में कनेक्टेड थे तो ज्यादा पावर रेटिंग वाला बल्ब ही ज्यादा ब्राइट है. सो इट्स अ इंटरेस्टिंग पॉइंट. फ्यूज क्या होता है? वेल, आपने सुना ही होगा कि पागल हो गया है तो उसके दिमाग का फ्यूज उड़ गया. तो वैसा ही कुछ होता है यहां पे, बट नॉट एग्जैक्टली. तो लेट्स सी व्हाट इज फ्यूज. तो मैंने आपको करंट के हीटिंग इफेक्ट का बहुत प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताया, जैसे बल्ब, हीटर, आयरन. वैसे ये फ्यूज भी उसी हीटिंग इफेक्ट का एक और एप्लीकेशन है. जैसे आप सोचें कि आपके पास एक बल्ब है और ये कनेक्टेड टू सम सर्किट, किसी सर्किट में कनेक्टेड है जो हम बना नहीं रहे क्योंकि हमें उससे कोई काम नहीं है. हाँ, बस उस सर्किट के कारण कुछ करंट आई फ्लो कर रहा है. तो ये करंट आई फ्लो करेगा इस बल्ब से, तो ये हीट होगा और ये लाइट वाइट प्रोड्यूस करेगा. मस्त, यही काम है उसका. लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम ये है कि जब ये करंट बहुत ज्यादा हो जाता है, तो इफ आई वेरी लार्ज, बल्ब डिस्ट्रॉय, मतलब इस करंट के बहुत ज्यादा होने पे ये बल्ब जो होता है वो खराब हो जाता है. इसकी ऐसी प्रॉपर्टी. तो इस बल्ब को हमें बचाना है. इसको बचाने के लिए हम फ्यूज का यूज करते हैं. देखिए कैसे. इस बल्ब के साथ हम सीरीज में एक फ्यूज कनेक्ट कर देते हैं. फ्यूज एक्चुअली कोई बहुत हाई प्रोफाइल डिवाइस नहीं है, एक सिंपल सी चीज है. बेसिकली एक वायर है, वायर विथ लो मेल्टिंग पॉइंट. एक वायर होता है जिसके मेल्टिंग पॉइंट कम होता है. अब होता है यहां पे ये कि जब करंट कम है तब तो ठीक है, मस्त बल्ब ग्लो करता है. लेकिन जब ये करंट बहुत बढ़ जाता है तो ये करंट फ्यूज से भी पास हो रहा है, तो फ्यूज में हीटिंग बहुत ज्यादा हो जाती है और इसका टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है. जब फ्यूज से बहुत ज्यादा करंट पास करता है तो इसमें हीटिंग ज्यादा हो जाती है और इसका टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है. अब क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट लो है तो टेम्परेचर बढ़ने पे ये मेल्ट हो जाता है और कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है. अब ये मेल्ट हो गया है तो ये सर्किट इनकम्प्लीट हो गया, इनकम्प्लीट सर्किट. तो सर्किट इनकम्प्लीट हो गया है और इससे अब कोई करंट फ्लो नहीं करता. तो अब जो बल्ब है हमारा वो बच गया. सो दैट इज हाउ फ्यूज वर्क्स. तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि फ्यूज इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट डिवाइसेस फ्रॉम डेंजर ऑफ हाई करंट. यहां पे मैंने आपको बल्ब का एग्जांपल लेके बताया. यहां पे और भी कोई डिवाइस हो सकता है जैसे टीवी या रेफ्रिजरेटर, उनको भी ज्यादा करंट से खतरा होता है और इसी तरीके से बचा जाता है. नेक्स्ट पॉइंट, वायर विथ लो मेल्टिंग पॉइंट. तो फ्यूज कुछ खास चीज नहीं है, इट इज सिंपली अ वायर विथ लो मेल्टिंग पॉइंट. एंड द लास्ट पॉइंट इज दैट फ्यूज इज कनेक्टेड इन सीरीज. बैटरी. अब हम इस चैप्टर का डिफरेंट सेक्शन पढ़ने वाले हैं. इसमें हम बैटरी के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे.
हालांकि बैटरी के बारे में तो बहुत डिटेल में पढ़ा जा सकता है, क्योंकि बैटरी अपने आप में फिजिक्स का एक लंबा खासा चैप्टर है, बट यहां पे तो हम कुछ छोटी छोटी बातें करेंगे बैटरी के बारे में। देखिए फर्स्ट पॉइंट देखें, तो सबसे पहली चीज जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या होता है ये? तो सपोज करो आपके पास ये एक बैटरी है, वही निप्योडूरा सा, वो बैटरी आपने एक सर्किट में कनेक्ट कर रखी है। तो इस बैटरी को हम ऐसा सोच सकते हैं कि उसके अंदर ये जो ब्लैक वाला रीजन है वही मेन माल है बैटरी का, मेन चीज है। और ये जो मेन बैटरी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक मेटल कवर या मेटल केसिंग ऐसे लगा हुआ है इस तरीके से। तो अब क्या होगा कि इस सर्किट में जब करंट पास होता है, करंट, तो ये बैटरी से भी क्रॉस करेगा ये करंट। तो ये जो करंट है, इफ यू सी, उस करंट को इस मेटल केसिंग से भी पास होना पड़ रहा है, मेटल केसिंग से। तो ये जो करंट है वो बैटरी से तो गुजर ही रहा है, साथ ही साथ इस मेटल केसिंग से भी गुजर रहा है। और ये मेटल केसिंग जो है थोड़ा सा रेजिस्टेंस ऑफर करेगी इस करंट को। तो ये जो बैटरी है उसको हम इफेक्टिवली कुछ ऐसा बना लेते हैं इस तरीके से। तो ये जो अंदर वाला बैटरी वाला पार्ट था उसको मैंने इस बैटरी के सिंबल से रिप्रेजेंट किया, उसका ईएमएफ होगा कुछ ई। और ये मेटल केसिंग के कारण जो रेजिस्टेंस मिल रहा था उसको मैंने एक छोटे रेजिस्टेंस से कवर कर दिया, छोटे रेजिस्टेंस से बना दिया। तो यहां पे ये जो छोटा रेजिस्टेंस है आर, उसको हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। और ए और बी जिनके बीच में ये बैटरी कनेक्टेड था, ए और बी, उसको बोलते हैं टर्मिनल्स ऑफ दी बैटरी, लाइक दिस। इसमें आप ध्यान दें कि ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसका रीजन मैंने आपको ये मेटल केसिंग बताया, सही है वो, लेकिन और भी कुछ रीजन्स होते हैं जिनको हम यहां पे उतने डिटेल में नहीं देखेंगे। तो आप तो यही सोच सकते हैं कि इस मेटल केसिंग के कारण ये इंटरनल रेजिस्टेंस आता है। और ये हमारा इक्विवेलेंट सर्किट हो गया। अब ये जो सर्किट हमने बनाया है इसको दूसरे तरीके से बनाया जा सकता था, कुछ इस तरीके से। अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। इसमें रेजिस्टेंस मैंने लेफ्ट बनाया है और इसमें रेजिस्टेंस राइट बनाया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, बट बोथ आर एक्चुअली सेम। तो जनरली क्या होता है, जनरली जब हम बैटरी बना रहे होते हैं तो ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है आर, वो बहुत छोटा होता है जनरली, इसलिए उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं और सिर्फ बैटरी बना लेते हैं, आर बनाते ही नहीं। अभी तक इस चैप्टर में हम यही काम करते आ रहे थे। तो ये जो सिचुएशन है जब हम ऐसी बैटरी को बनाते हैं जहां पे आर को नेग्लेक्ट कर दिया गया, तो हम बोलते हैं दिस इज आइडियल बैटरी, दिस इज आइडियल बैटरी। और जब हम इंटरनल रेजिस्टेंस को कंसीडर कर रहे हैं तो हम बोलते हैं दिस इज रियल बैटरी, क्योंकि रियल में तो वो होता ही है। ओके, ये सिंपल सा क्वेश्चन करें। ये एक सर्किट है, ये रियल बैटरी है। कैसे पता चला रियल? क्योंकि इसका ईएमएफ दिया हुआ है और बगल में 1 ओम लिखा हुआ है, मतलब ये जो है रियल बैटरी है और 1 ओम उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस। बट एनीवेज क्वेश्चन ये है कि फाइंड डेल्टा वी अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। ये जो बैटरी है इसके टर्मिनल से ए और बी, इनके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो क्या करेंगे हम, लेट्स सी द सॉल्यूशन। तो पहले आप इस सर्किट को कुछ ऐसे बना लो। देखो मैंने कुछ चेंज नहीं किया है, बस ये बैटरी जो था उसका इंटरनल रेजिस्टेंस उसके साथ बना दिया है 1 ओम, जो कि बनाया हुआ नहीं था यहां पे। तो ये सर्किट है हमारे पास, हमें ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ए और बी के बीच। तो आप ऐसा कर सकते हो कि इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है, करंट आई, वो निकाल लो पहले। तो करंट इन दिस सर्किट विल बी सिंपली 10 डिवाइड बाई ये दोनों रेजिस्टेंस जो है ये और ये दोनों सीरीज में आप देखें तो दे विल बी एडेड 9+1, तो आई विल गेट करंट ऑफ 1 एम्पियर। मतलब इस सर्किट में 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, 1 एम्पियर का। ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है क्योंकि वही टर्मिनल्स है। तो दैट इज व्हाट आई नीड टू फाइंड आउट। आई नीड टू फाइंड VAB, दैट इज VA माइनस VB। तो उसके लिए आप नोडल यूज कर लें। तो यहां का पोटेंशियल अगर मैं 0 ले लूं तो यहां का जो पोटेंशियल है वो 10 हो जाएगा, क्योंकि ईएमएफ है 10 का। अब इस पॉइंट पे है, इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? ध्यान दें आप, करंट जो है, करंट वो तो ऐसे फ्लो कर रहा है इसमें,
तो रेजिस्टर में करंट इधर की तरफ जा रहा है, टुवर्ड्स लेफ्ट, करंट इज गोइंग टुवर्ड्स लेफ्ट। तो इसका मतलब ये हाई पोटेंशियल है और ये लो पोटेंशियल, ये हाई पोटेंशियल। इसका मतलब यहां का पोटेंशियल जो है वो पॉजिटिव आएगा, तभी तो यहां हाई पोटेंशियल आएगा।